जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले जिन भी शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन कैसे देखेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले पहला शब्द है अंग्रेजी और दूसरा शब्द है चीनी। तो ये सभी क्या है, भाषाएं हैं। यानी कि अंग्रेजी क्या है, भाषा है, और चीनी भी क्या है, भाषा है। तो दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है तो नहीं सर, इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि अंग्रेजी भाषा अलग है और चीनी भाषा अलग है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चीनी और फ्रेंच भाषा के बीच में रिलेशन देखेंगे। क्या चीनी और फ्रेंच इन दोनों भाषाओं के बीच में कोई रिलेशन है तो नहीं सर, इन दोनों भाषाओं के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि चीनी भाषा अलग है और फ्रेंच भाषा अलग है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अंग्रेजी और फ्रेंच इन दोनों भाषाओं के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो नहीं सर, अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि अंग्रेजी भाषा अलग है, चीनी भाषा अलग है और फ्रेंच भाषा अलग है। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला आरेख बनेगा अंग्रेजी भाषा के लिए, उसके बाद में दूसरा आरेख बनेगा चीनी भाषा के लिए और तीसरा आरेख बनेगा फ्रेंच भाषा के लिए। और तीनों क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर है, लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले जो आकृति आपके सामने दी गई है इस आकृति के अंदर जो ये तल है यहां से आपको काउंट करना है एक एक कॉलम को। जैसे यहां पर देखिए, ये हो जाएगा 1 नंबर कॉलम, ये हो जाएगा 2 नंबर कॉलम, ये हो जाएगा 3 नंबर कॉलम और ये हो जाएगा 4 नंबर कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार से इसके जस्ट ऊपर एक तल दिया गया है तो इसमें भी हमें काउंट करना है। कहां से, यहां से आपको काउंट नहीं करना है, यानी कि यहीं से काउंट करना है मेरे भाई। सॉरी मेरे भाई, यहां से देखिए तल दिया गया है तो यहां से आपको काउंट करना है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर। अब इससे जस्ट ऊपर दिया गया है तो इसमें यहां से तल दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, नंबर करेंगे। यानी कि 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम और ये 3 नंबर कॉलम। इसी प्रकार से इससे जस्ट ऊपर दिया गया है तो इसमें यहां तक यानी कि तल दिया गया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यानी कि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब क्या करना है, इन सभी को टोटल करना है। जैसे यहां पर देखिए 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। उसके बाद में यहां पर इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिल यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। फिर इसी प्रकार से यहां पर इन सभी को टोटल करो। यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6 और 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर इसी प्रकार से यहां पर इन सभी को टोटल करो। यानी कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, यानी कि यहां पर ये हो गया 10। अब इन सभी को यहां पर टोटल कर लो। ठीक है, यहां पर इन सभी को टोटल करोगे तो इस आकृति के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो सभी हमें ज्ञात हो जाएंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 10 मिलकर बन जाएगा 19, 19 और 10 मिलकर बन जाएगा 29 में। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 29 है। अब हमें देखना है कि 29 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आंसर है 29 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ऐसे ही यदि आप शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जो नीचे ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके लिए एक बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कैसे होते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वर्ग हो जाएगा ये, दूसरा वर्ग हो जाएगा ये, तीसरा वर्ग हो जाएगा ये, चौथा वर्ग हो जाएगा ये, और इन सभी को मिलाने से यहाँ तक एक बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा 5 नंबर। यानी कि ऐसी एक आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। अब हमें देखना है कि बड़ी वाली आकृति में इस तरह के कितने वर्ग हमें दिए गए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्ग है ये, इसके अंदर कितने वर्ग हो जाएंगे, 5, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हो जाएंगे, 5। इसी प्रकार से एक आकृति यहाँ पर दी गई है तो 5 वर्ग हो जाएंगे इसमें। इसी प्रकार से एक आकृति यहाँ पर दी गई है तो 5 वर्ग हो जाएंगे इसके अंदर है। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक ऐसी ही आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ तक बन जाएगी एक आकृति। ठीक है, इसके अंदर भी कितने वर्ग हो जाएंगे तो मेरे भाई इसके अंदर भी हो जाएंगे 5 वर्ग। यानी कि ऐसे 5 वर्गों वाले कितने, 4 हैं, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 20 वर्ग हो गए। ठीक है, 20 वर्ग हो गए। इसके बाद में आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक वर्ग ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके जस्ट आगे एक वर्ग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 2, और यहाँ पर ध्यान से देखिए एक वर्ग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ये, यानी कि कितने वर्ग हैं, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 और 3 मिलकर बन जाएगा 23। ठीक है, यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल वर्गों की संख्या है 23 है। अब हमें देखना है कि 23 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आंसर है 23 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए पैटर्न का MN रेखा पर प्रतिबिंब कैसा होगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न
दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इन लेटर और अंकों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक से दो बातों का ध्यान रखना है। और यदि आपको ये एक से दो बातें याद रहेंगी तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। बातें कौन सी याद रखनी है, तो ध्यान से देखिए। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आप किसी का भी क्या बनाए, दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि अंक हो या लेटर हो, तो यानी कि जो पास वाला लेटर और अंक है तो वो पास के अंदर ही रहेगा, और जो दूर वाला लेटर या अंक है वो भी क्या रहेगा, यानी कि दूर रहेगा। यानी कि दूर वाला दूर रहेगा और पास वाला पास रहेगा, लेकिन क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ध्यान से इसको सोल्व करेंगे, समझिए। जैसे यहां पर देखिए, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर सबसे पहले क्या है, एन, तो यहां पर भी पास में क्या बनेगा, एन बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, इस तरह से बनेगा एन। उसके बाद में क्या है, चार, तो यहां पर देखिए चार कैसे बनेगा मेरे भाई, चार बनेगा एकदम उल्टा ऐसे। उसके बाद में क्या है, चार के बाद में पाँच, पाँच कैसे बनेगा, तो पाँच बनेगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में क्या है, पी, पी बन जाएगा एकदम उल्टा क्यू की तरह। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में क्या है, एफ, एफ भी क्या बनेगा, एकदम उल्टा बनेगा, किस तरह से बनेगा, एफ से बनेगा एफ। उसके बाद में क्या है, एक, एक क्या बनेगा, उल्टा बनेगा इस तरह से मेरे भाई, एक ऐसे बनेगा। उसके बाद में क्या है, ई, ई कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए ई बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में लास्ट में क्या है, क्यू, क्यू बनेगा उल्टा इस तरह से। ठीक है, ऐसे बन जाएगा क्यू। यानी कि अब हमें देखना है कि ये सभी लेटर और अंक हमें किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर, ये सभी लेटर और अंक हमें दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे पास ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि बी ई एल आई ई एफ को ई बी आई एल एफ ई से कोडित किया जाता है तो BANANA को कैसे कोडित किया जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि BELIEF को यहाँ पर EBILFE कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BANANA को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है BE, उसके बाद में है LI, फिर क्या है, उसके बाद में है EF। ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर लिखा गया है EBILFE। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा गया है तो वो आप समझिए। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इसके अंदर किया गया है क्रॉस मेथड यूज। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो इस शब्द के अंदर लेटर दिए गए हैं वही लेटर में नीचे भी दिए गए हैं। यानी कि इन्हीं लेटर को क्या किया गया है, एक दूसरे के यानी कि क्रॉस करके लिखा गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले दो लेटर हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बी और ई को क्रॉस करके लिखा गया है, यानी कि बी को ऐसे और ई को ऐसे, यानी कि इन दोनों को लेटरों को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। इसी प्रकार से एल और आई को क्रॉस करके लिखा गया है, यानी कि एल को इधर आई को इधर क्रॉस करके लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ई एफ को भी, यानी कि ई को इधर लिखा गया है, एफ को इधर लिखा गया है, यानी कि दो दो लेटर को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। अब यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि BANANA को क्या लिखा जाएगा, तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं कि बनाना को क्या लिखा जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिए क्या है, BANANA, इसको पूछा गया है क्या लिखा जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो दो लेटर को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो B आ जाएगा इधर, ठीक है, और A आ जाएगा इधर। ठीक है,
उसके बाद में इन दो लेटर को क्रॉस करेंगे तो ए आ जाएगा पहले, एन आ जाएगा उसके बाद में। इसी प्रकार से इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो ए आ जाएगा पहले और एन आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में। अब हमें देखना है कि ए एन किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है ए एन ये सभी लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए है पलिया में, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी है यकृत में और ऑप्शन डी है किडनी में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लाल रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से काफी क्वेश्चन और बनते हैं और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो कहां पर होता है आप सभी को पता है कि अस्थि मज्जा के अंदर होता है। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एकॉस्टिक विज्ञान है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से एकॉस्टिक विज्ञान का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, एकॉस्टिक विज्ञान संबंधित है ध्वनि से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है उबाल करें, ऑप्शन बी है वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी है छान करें और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है छान कर। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसके कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, वर्षा की बूंदों का गोल होने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई याद रखना जितने भी खट्टे फल होंगे उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। रेबीज के टीके की खोज की थी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना कोशिका की खोज की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। तो याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। डिप्थीरिया बीमारी गले को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी पीयूष ग्रंथि से संबंधित 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है यहीं से, यानी कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये मास्टर ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। और एक मटर के दाने के समान इसका क्या होता है? आकार होता है। और ये मटर के दाने के आकार के समान होने के साथ साथ कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।